यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 4। डेथ विदाउट ग्रीफ मतलब दुख के बिना मृत्यु। बैंगलोर जैसे बड़े शहर में जिंदगी इतनी व्यस्त हो गई है कि हम अपने पड़ोसियों को मुश्किल से ही जान पाते हैं। हम सब अपने काम में इतने व्यस्त का मतलब है बिजी रहते हैं कि अक्सर हमारे पास सोचने का भी समय नहीं होता। एक बार मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है। मैं उन पड़ोसियों को अच्छी तरह से नहीं जानती थी, लेकिन मेरी माँ चाहती थी कि मैं उनके घर जाकर अपनी शोक व्यक्त करूं। आखिरकार यह हमारे समाज का रिवाज है, उन्होंने जोर देकर कहा। मैं सहमत हो गई, लेकिन कई दिनों तक मुझे उनसे मिलने का समय नहीं मिला। दिन आम तौर पर व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से शुरू होते थे और रात का समय ऐसी यात्राओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। इसलिए मेरी शोक यात्रा बार बार स्थगित का मतलब है डिले हो जाती थी। हालांकि मैंने यह विचार नहीं छोड़ा और सोचती रही कि मैं अपने शोक में डूबे पड़ोसियों से मिलने के लिए कुछ समय निकालूंगी, पर अपने पड़ोसी से मिलने जाऊंगी। मैं सिर्फ उस परिवार के पुरुष को जानती थी, हालांकि बहुत ही सामान्य रूप से। जैसे ही मैं उनके गेट से अंदर गई, मुझे एक मशहूर कन्नड़ फिल्मी गाने की तेज धुन सुनाई दी। बड़े से बगीचे में बच्चे लुकाछिपी खेल रहे थे। कुछ पुरुष और महिलाएं, जो गांव से आए हुए लग रहे थे, बगीचे में बैठे हुए बेफिक्र होकर बातें कर रहे थे। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं गलत घर में आ गई हूँ, पर ऐसी गलतियां कभी कभी हो जाती हैं। जैसे कुछ समय पहले मैं जयनगर में अशोक स्तंभ के पास सागर विवाह हॉल समूह में अपने छात्र की शादी में शामिल होने गई थी। वहां एक पंक्ति में 4 विवाह हॉल हैं। मैं भूल गई थी कि मेरे छात्र की शादी किस हॉल में होनी थी। हालांकि मुझे पता था कि जिस हॉल में शादी होनी थी वह सही नहीं था। दुल्हन का नाम उषा था। जब मैंने फूलों से सजे स्वागत द्वारों को देखा, जिन पर जोड़े के नाम लिखे थे, तो मैं दंग रह गई। 2 द्वारों में दुल्हन का नाम उषा लिखा था। मुझे दूल्हे का नाम याद नहीं आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और बस 2 हॉलों के बीच खड़ी होकर किसी जाने पहचाने चेहरे का इंतजार कर रही थी। यहाँ मेरे पड़ोसी के घर में संगीत और उल्लासपूर्ण का मतलब है खुशनुमा माहौल है, इतना जिसकी उम्मीद नहीं थी कि मैंने सोचा कि घर जाकर अपनी माता से सही पता पूछूं। तभी परिवार के मुखिया बाहर आए और मुझे देखा। वह उत्साहित दिख रहे थे और उन्होंने आवाज लगाई, क्या आश्चर्य है, कृपया अंदर आ जाओ। मुझे लगता है कि तुम पहली बार हमारे घर आ रही हो। मेरे पास अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह अंदर गए और अपनी पत्नी को बुलाया, तो मैंने बड़े घर और जिस तरह से उन्होंने इसे सजाया था, उसे देखा। लिविंग रूम का मतलब है बैठक कक्ष काफी बड़ा था। एक कोने में वीसीआर इसका फुल फॉर्म वीडियो कैसेट रिकॉर्डर है, जिसके साथ एक टीवी था। कहो ना प्यार है, एक लोकप्रिय हिंदी फिल्म चल रही थी। कमरे में इतने सारे बच्चे थे कि वे एक बड़ी चटाई, 3 सोफे और यहाँ तक कि पूरे कालीन पर कब्जा करने में कामयाब हो गए। वे सभी बड़े चाव से फिल्म देख रहे थे। हमारे बैठने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन घर के मालिक ने कुछ बच्चों को फर्श पर ले जाकर मेरे बैठने के लिए थोड़ी जगह बना दी। टीवी स्क्रीन पर खूबसूरत अभिनेता ऋतिक रोशन नाच रहे थे। मेरे आसपास खड़े सभी युवा अपने पैर थिरकाने लगे। एक नौकर नाश्ते की ट्रे और एक कप चाय लेकर आया। अब मेरे सामने एक समस्या थी। मेरे हाजिर पर वातावरण को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि क्या मेरे लिए नाश्ता लेना सही होगा। मेरी सहज बुद्धि ने मुझे बताया कि मेरे लिए खाना खाना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे यह भी एहसास हुआ कि ऐसा करना मेरे लिए बेवकूफ़ी भरा होगा।
इसलिए मैंने एक मान लिए जाने वाला बहाना ढूंढ लिया। मैंने अभी तक स्नान स्नान का मतलब नहाना है नहीं किया है। मैं खाना नहीं खा सकती अब, मैंने कहा। बेशक इससे मेरी असली परेशानी का हल नहीं हुआ। घर में त्योहार जैसा माहौल था। दुख या मातम का कहीं नामो निशान नहीं था। तो फिर मैं अपनी भावनाएं कैसे शुरू कर सकती हूँ बताना। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पड़ोसी किसी सगाई समारोह या जन्मदिन की पार्टी के लिए पारिवारिक मिलन समारोह कर रहे हों और मैं यहाँ शोक संदेश लेकर आई थी। तभी घर की मालकिन अंदर आई। दोनों पति पत्नी मेरी कुर्सी के पास वाले सोफे पर बैठ गए। उन्होंने बातचीत शुरू की। हम आपके काम से बहुत खुश हैं। हर दिन हम आपके बारे में बात करते हैं। हमें इस पर गर्व है। मैं हैरान थी कि उन्हें मेरे बारे में क्यों बात करनी चाहिए। हर दिन किसी के बारे में बात करते। वे किस बारे में बात कर रहे थे? मेरी राय क्या थी? लेकिन फिर भी वे उत्साह दिखाते हैं। हर दिन किसी न किसी के बारे में। मेरे पति के बारे में भी नहीं। वे किस काम की बात कर रहे थे? क्या यह मेरी लेखनी थी या मेरा सामाजिक कार्य? उन्होंने मेरी चुप्पी देखी, लेकिन फिर भी वे उत्साहपूर्वक बोलते रहे। तुम्हारे पति कैसे हैं? वह सचमुच एक महान व्यक्ति हैं। अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मेरे पति का भी इस बातचीत में जिक्र हुआ, जबकि यह परिवार शोक में था। पति पत्नी दोनों ही बात करने को उत्सुक थे। पत्नी ने कहा, मैंने तुम्हें एक दिन देखा था। तुमने एक सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। मुझे लगा कि यह पटोला साड़ी है। क्या यह पटोला या उड़ीसा की साड़ी थी? दोनों का पैटर्न एक जैसा है। मुझे सचमुच याद नहीं आया कि वह किस साड़ी की बात कर रही थी। शायद उड़ीसा की, मैंने बिना कुछ कहे कहा। वह मुस्कुराई और बातों में जीतने के भाव से बोली, देखो, मैं सही कह रही हूँ। मैंने सुमन से भी यही कहा था। वह उड़ीसा में बहुत काम करती है, इसलिए उसने वह साड़ी वहीं से खरीदी होगी। कितना सुंदर रंगों का मेल है। अब पति की बारी थी। आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। यह उन चंद कंपनियों में से एक है जो इंडिपेंडेंट ऑफ थे.com वेव है। मैंने अपने कुछ दोस्तों को सलाह दिया कि उन्हें पिछले 6 महीनों में आईटी कंपनियों को झुकाव का अध्ययन करना चाहिए। यह मुझसे संबंधित नहीं था। हो सकता है कि मेरे पति इस प्रवृत्ति पर टिप्पणी कर सकें, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। अब पत्नी ने बात संभाली, आपके कॉलेज में एडमिशन की क्या प्रक्रिया है? क्या 10वीं में 85% अंक होने पर ही एडमिशन मिल सकता है? एसएसएलसी में नहीं, बल्कि आईसीएसई में? पति ने विभिन्न स्कूली शिक्षा बोर्डों का हवाला देते हुए जल्दी से स्पष्ट किया। मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं पता, मैं प्रवेश समिति में नहीं हूँ। और ऐसा ही चलता रहा। बातचीत का कोई अंत नहीं दिख रहा था। कुछ देर बाद मैं सोचने लगी कि आखिर कौन मरा है। जहां तक मुझे याद है, उस आदमी की माता मर गई थी। वह बूढ़ी औरत मेरी माता की सहेली थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस विषय को कैसे उठाया जाए। अगर पत्नी की माता मर गई होती तो मुझे सावधान रहना पड़ता। मुझे यकीन है कि उन्होंने मेरी चुप्पी को नोटिस किया, लेकिन वे मुझे बातचीत में उलझने की इच्छा थी। मैं पूरी बात को लेकर बहुत दुखी महसूस कर रही थी। इस समय तक मुझे एहसास हो गया था कि मुझे अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मौका मिलने की संभावना नहीं है। लेकिन जाने से पहले मैं आखिरी ईमानदार कोशिश करना चाहती थी।
मेरी आने का कारण बर्बाद कर दिया। जब हम गेट के पास पहुंचे तो मैंने झिझकते हुए यह बात उठाई, मैंने सुना है कि आपकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। पति के जवाब देने से पहले ही उसकी पत्नी ने जवाब दिया, हाँ, मेरी सास बहुत लंबे समय से बीमार थी, लेकिन हमारे पास बहुत सारी समस्याएं थी। वह बहुत पुराने जमाने की थी और एडजस्ट नहीं कर पाती थी। ये लोग काम पर चले जाते हैं और घर की महिलाओं की परेशानियों को कभी नहीं समझते। वह अपनी सास के बारे में लगातार शिकायत करती रही, जबकि पति ने कसूरवार की तरह देखा। एक मौके पर उन्होंने बीच में कहा, उसे बहुत कष्ट सहना पड़ा, वास्तव में हमने बहुत कष्ट झेले हैं। पत्नी ने गुस्से से कहा, हाल ही में वह दौरे के कारण बिस्तर पर पड़ी थी। बेंगलोर जैसी जगह में ऐसे लोगों की देखभाल करने के लिए नौकरों की आवश्यकता होती है और आप जानती हैं कि एक अच्छा नौकर मिलना कितना मुश्किल और महंगा है। मैं उनकी देखभाल करते करते थक गई थी। अब इससे छुटकारा मिल गया। महिला का स्वर कठोर और ठंडा था। पति ने निष्कर्ष का मतलब है मॉरल या सीख देते हुए कहा, मृत्यु ने हम सभी की समस्या हल कर दी। मेरी माँ को आखिरकार सभी दुखों से मुक्ति मिल गई। मैं अपनी यात्रा से दुखी और परेशान होकर लौटी। क्या हमारा जीवन इतना व्यस्त का मतलब है बिजी हो गया है कि जिस प्रियजन को हमने खो दिया है, उनकी जरूरतों के हिस्से में दुख भी उतना ही बढ़ गया है। ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और मेरी इतनी मेहनत के लिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।